वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 490 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। और ये टेस्ट है इंडियन हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 6 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर बना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वी.एस. सुखथांकर के नेतृत्व में भारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई और सातवाहनों के जो अभिलेख हैं पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। 1919 में संस्कृत विद्वान वी.एस. सुखथांकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई, जिसमें कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की जिम्मेदारी ली। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? स्कंदगुप्त, रुद्रदामन प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी। किसने कहा था स्वयं को अनूठा ब्राह्मण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो देखिए, सातवाहन शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसने स्वयं को सच्चा या अनूठा ब्राह्मण कहा। गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में उसके शिलालेखों से बहुत सा जो है परिचय प्राप्त होता है। और यह प्रसिद्ध शक महाक्षत्रप नहपान का समकालीन था और इसने समीपवर्ती प्रदेशों से शक शासन का अंत किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, कालसी अभिलेख जो देहरादून में है उत्तराखंड में, जूनागढ़ या फिर मंदसौर। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मंदसौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मंदसौर से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः लाट प्रदेश के निवासी थे, यानी गुजरात के, और वहाँ से मंदसौर चले गए थे, जिसे तत्काल में दशपुर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? शिल्पाधिकारम, रामायण, मणिकर्णिका या फिर मृच्छकटिकम। तो मणिकर्णिका कोई ग्रंथ तो है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, मृच्छकटिकम। किसकी रचना है ये? शूद्रक। तो शूद्रक रचित मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है, जबकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका का समाधान बताया जाता है। चारुदत्त ब्राह्मण को क्या बताया गया है? वणिक बताया गया है, ब्राह्मण वणिक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य की गई और पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने हस्तिनापुर का उल्लेख कराया। महाभारत की कथा का केंद्र वैशाली तथा मदुरै नामक राज्य थे। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला इनकरेक्ट है। वैशाली मदुरै थोड़ी थे, कुरु पंचाल थे ना। तो महाभारत की कथा जो है कुरु पंचाल राज्यों से संबंधित थी, वैशाली मदुरै से नहीं। बाकी पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ के हस्तिनापुर नामक गांव में जो है उत्खनन किया और महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह या क्रांति के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये तो बिल्कुल सबसे अहम कारण है ये, और ये तो करेक्ट होना ही होना है। तो पहला तो करेक्ट होना ही होना है। अब जिसमें दो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अंग्रेजों द्वारा भारत के धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, बिल्कुल अंग्रेजों द्वारा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक सभी रीति रिवाजों में हस्तक्षेप हो रहा था, सभी में। और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी हो रहा था। वेलेजली की सहायक संधि भी इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सारे के सारे हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त सभी कारण 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सही हैं। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं और धार्मिक कारण भी प्रमुख है। राजनीतिक कारणों में देखा जाए तो बेलेजली की सहायक संधि तथा डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण था।
और अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले जैसे कि सती प्रथा को बंद करना, दास प्रथा का उन्मूलन, इन सबको जो है भारतीयों ने अपनी धर्म संस्कृति पर प्रहार के रूप में देखा। जबकि ये देखा जाए तो बाह्य आडंबर है, कुरीतियाँ हैं जो अंग्रेजों ने बंद की, दास प्रथा और या सती प्रथा। यहाँ अंग्रेज ठीक थे, इन दोनों में कम से कम तो। अब देखिए, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाता था, उनके लिए वेतन की कम मात्रा निर्धारित की जाती थी तथा उन्हें समुद्र पार विदेशों में भेजा जाता था, जिससे सैनिकों में असंतोष बढ़ा। शुरुआत की मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से कौन सी वेलेजरी द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तें थी? 3 शर्तें यहाँ पर लिखी हैं। पहली शर्त है, अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी और सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना ना तो युद्ध कर सकता है और ना ही संधि। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों हैं। इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। तो बेलेजी द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तें निम्नलिखित थीं। अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी और सहयोगी पक्ष को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। सहयोगी पक्ष ना तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में जो है वो हिस्सा लेगा। तो करेक्ट है थर्ड, सेकंड और फर्स्ट भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था और अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला। अवध में विद्रोही शहरी और कुलीन वर्ग था। बताइए। देखिए, विद्रोह का केंद्र पंजाब तो नहीं था, पंजाब से तो दिल्ली स्थानांतरित हुआ था ना, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और अवध में विद्रोह जो है सबसे लंबे समय तक चला है, करेक्ट है सेकंड वाला। और थर्ड, अवध में विद्रोही शहरी तथा कुलीन वर्ग नहीं था, ग्रामीण वर्ग था, ग्रामीण। ये तो अछूते ही रह गए इससे। तो फर्स्ट और थर्ड को करके एलिमिनेट, इसका केवल 2 ही आंसर सही होना चाहिए, सी होगा इसका आंसर। तो देखिए, अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला और अवध में विद्रोही ग्रामीण थे, ग्रामीण। ये लोग जो है क्षण भर में इकट्ठा होते तथा क्षण भर में लुप्त हो जाते थे। इनमें ग्रामीणों की संख्या अधिक थी और उसके पास हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे, उनके पास हथियार भी जो है पर्याप्त मात्रा में थे। तो करेक्ट हो गया सेकंड वाला स्टेटमेंट और थर्ड वाला गलत हो गया। 1857 के विद्रोह में पंजाब ने भागीदारी नहीं की और इसलिए दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए कार्यवाही पंजाब से दिल्ली की ओर हुई। तो ये थर्ड, ये 3 यहाँ होना चाहिए वैसे। चलिए, तो 1 और 3 वैसे गलत है, सेकंड वाला ही करेक्ट है केवल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो किस तरह से स्टार्ट हुआ ये? अच्छा, जैसे जैसे फैला होगा वैसे वैसे दमन भी हुआ होगा इसका। तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ? दिल्ली में? दिल्ली में तो नहीं हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ था दमन। मेरठ के बाद दिल्ली में दबाया, कानपुर, लखनऊ, फिर झांसी, इस तरह से। ये है इसका आंसर। तो अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह के जो है दमन का सही क्रम इस प्रकार है, मेरठ के बाद दिल्ली, के बाद कानपुर, के बाद लखनऊ, के बाद झांसी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त वह भारत का पहला वायसराय था। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।